सब्सक्राइब करें ऐसे समाचार को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिलती रहे हर अपडेट। प्राइवेट सेक्टर के येस बैंक ने 2,892 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज न चुकाने पर अनिल अंबानी समूह के मुख्यालय को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही बैंक ने अखबार में नोटिस जारी करके बताया है कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्ज का भुगतान न करने की वजह से दक्षिण मुंबई स्थित उनके 2 फ्लैट भी कब्जे में लिए गए हैं। अनिल धीरूभाई अंबानी समूह यानी एडीजी की लगभग सभी कंपनियां मुंबई के सांता क्रूज कार्यालय रिलायंस सेंटर से चलती हैं। हालांकि पिछले कुछ साल के दौरान समूह की कंपनियों की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई है। कुछ कंपनियां दिवालिया हो गई हैं, जबकि कुछ को अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी है। येस बैंक के अनुसार अनिल अंबानी को 6 मई 2020 को नोटिस दिया गया था, लेकिन 60 दिनों के नोटिस के बावजूद समूह बकाया नहीं चुका पाया, जिसके बाद 22 जुलाई को उसने तीनों संपत्तियों को कब्जे में ले लिया। बैंक ने आम जनता को भी आगाह किया है कि वो इन संपत्तियों को लेकर किसी तरह का लेन देन न करे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अनिल अंबानी की कंपनी 21,432 स्क्वायर मीटर में बने अपने इस मुख्यालय को पिछले साल पट्टे पर देना चाहती थी, ताकि वो कर्ज चुकाने के लिए संसाधन जुटा सके। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इस खबर को भारत के रफाल सौदे और इसमें अनिल अंबानी की कंपनी की भूमिका से जोड़कर देख रहे हैं। पारंपरिक बंटवारे के बाद अनिल अंबानी का कोई भी धंधा पनप नहीं पाया। उनके ऊपर भारी कर्ज है और अब वे कुछ नया शुरू करने की हालत में नहीं हैं। वे अपने ज्यादातर कारोबार या तो बेच रहे हैं या फिर समेट रहे हैं। रफाल के रूप में उन्हें जो नया ठेका मिला वो भी कई वजहों से विवादों में घिरा रहा और अब येस बैंक के रूप में ये नई समस्या आ गई है। गौरतलब है, रफाल को बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉ एविएशन ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड को अपना ऑफसेट पार्टनर बनाया है। इसे लेकर सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की जगह अंबानी की दिवालिया कंपनी के साथ 30,000 करोड़ रुपए का करार क्यों किया गया। ऐसे में इस डिफेंस डील से जुड़े वायदे निभा पाना अनिल अंबानी के लिए कितना आसान होगा। इस पर आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी कहते हैं कि ये सवाल पहले भी उठा है, जो अब और गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा, लंदन की एक अदालत में अनिल अंबानी का ये कहना कि उनके पास देने को अब कुछ नहीं है, अपने आप में ये सवाल उठाने के लिए पर्याप्त है कि अनिल को भारत के इस महत्वपूर्ण रक्षा सौदे में साझेदार क्यों होना चाहिए। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवालिया हो चुके लोगों के कई तरह की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई जाती है। डिफेंस सेक्टर में लगभग न के बराबर अनुभव वाली अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस के इस रक्षा सौदे में शामिल होने पर भी काफी हंगामा हुआ था। विपक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला सौदा है। आलोक जोशी कहते हैं, पहले बात सिर्फ अंबानी की कंपनी के तजुर्बे की थी, जिस पर भारत सरकार ने कहा कि फ्रांसीसी डिफेंस कंपनी डसॉ एविएशन ने सिर्फ अंबानी को नहीं चुना, बल्कि उसने भारत की कई और कंपनियों को भी पार्टनर बनाया है। जबकि अंबानी की कंपनी ये दावा करती है कि वो इस सौदे में असली निर्णायक साझेदार हैं। इस पूरे बिजनेस में भारत सरकार की क्या भूमिका है, इस पर टीम मोदी कुछ नहीं बोलती। सवाल पूछे जाने पर इसे एक पवित्र मुद्दा बताया जाता है और कहा जाता है कि देश की रक्षा से जुड़े मामले पर कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। फिर सवाल उठता है कि अगर ये वाकई इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है तो क्यों ऐसी डूबती हुई कंपनी को साथ लिया जा रहा है। आलोक जोशी इस बात पर हैरानी व्यक्त करते हैं कि जब पीएम मोदी सफर करते हैं तो कुछ व्यापारी उनके साथ जाते हैं। वो वहां होने वाले इवेंट्स में दिखते हैं। उनमें जिंदल, अडानी और अंबानी भी होते हैं। फिर सरकार ये भी कहती है कि ऐसे सौदों में उनका कोई मत नहीं रहा। पिछले 2 वर्षों में विपक्ष ने इस बात को खूब उठाया कि डिफेंस के मामले में अंबानी की अनाड़ी कंपनी को HAL से ज्यादा तरजीह क्यों दी गई। आलोक जोशी बताते हैं, अंबानी की जिस बिल्डिंग को येस बैंक ने कब्जे में लिया है वो जगह असल में बिजली सप्लायर BSES की थी। अंबानी ने इस जगह को उनसे खरीदा था। मुंबई में बेस्ड और टाटा के अलावा रिलायंस पावर बिजली सप्लाई करते थे, जिसे अब अडानी खरीद चुके हैं। ये उद्योगपति वही हैं जो सरकार के साथ दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं के बीच सौदे होते रहते हैं। तो ये कह पाना कि अंदर खाने क्या हो रहा है थोड़ा मुश्किल है। पर रफाल के मामले में कल को सरकार के सामने दोबारा सवाल उठते हैं तो वो कह सकती है कि अंबानी मुसीबत में है तो डसॉ एविएशन इसकी चिंता करे या अंबानी वो सौदा किसी अन्य को बेच दें। कभी अनिल अंबानी की मुकेश से ज्यादा शोहरत थी।
मुकेश और अनिल अंबानी में बंटवारे के 2 साल बाद तक यानी साल 2007 की फोर्ब्स लिस्ट में भी दोनों भाई मालदारों के लिस्ट में काफी ऊपर थे। बड़े भाई मुकेश अनिल अंबानी से थोड़े ज्यादा अमीर थे। उस साल की सूची के मुताबिक अनिल अंबानी 45 अरब डॉलर के मालिक थे और मुकेश 49 अरब डॉलर के। साल 2008 में कई लोगों का मानना था कि छोटा भाई अपने बड़े भाई से आगे निकल जाएगा, खास तौर पर रिलायंस पावर के पब्लिक इशू के आने से पहले। माना जा रहा था कि उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना के एक शेयर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ होता तो अनिल वाकई मुकेश से आगे निकल जाते। एक दशक पहले अनिल अंबानी सबसे अमीर भारतीय बनने के कगार पर थे। उनके तब के कारोबार और नए उद्यमों के बारे में कहा जा रहा था कि वे सारे धंधे आगे बढ़ रहे हैं और अनिल उनका पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ मानते रहे कि अनिल के पास दूरदर्शिता और जोश है। वे 21वीं सदी के उद्यमी हैं और उनके नेतृत्व में भारत से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी उभरेगी। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता था कि अनिल अपने आलोचकों और बड़े भाई को गलत साबित करने जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हो सका। जब धीरू भाई जीवित थे तो अनिल अंबानी को वित्त बाजार का स्मार्ट खिलाड़ी माना जाता था। उन्हें मार्केट वैल्यूएशन की आर्ट और साइंस दोनों का माहिर माना जाता था। उस दौर में बड़े भाई के मुकाबले उनकी शोहरत ज्यादा थी। साल 2002 में अनिल अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी का निधन हुआ। उनके वक्त में कंपनी के तेज गति से बढ़ने के 4 अहम कारण थे: बड़ी परियोजनाओं का सफल प्रबंधन, सरकारों के साथ अच्छा तालमेल, मीडिया का प्रबंधन और निवेशकों की उम्मीदों को पूरा करना। इन 4 चीजों पर पूरा नियंत्रण करके कंपनी धीरू भाई के जमाने में और उसके कुछ समय बाद भी तेजी से आगे बढ़ती रही। मुकेश अंबानी ने इन चारों बातों को ध्यान में रखा, लेकिन किसी न किसी वजह से अनिल फिसलते चले गए। 1980 और 1990 के बीच धीरू भाई रिलायंस ग्रुप के लिए बाजार से लगातार पैसा उठाते रहे। उनके शेयर की कीमतें हमेशा अच्छी रहीं और निवेशकों का भरोसा लगातार बना रहा। मुकेश अंबानी ने मुनाफे से पिछले दशक में धुआंधार तरीके से विस्तार किया। दूसरी ओर साल 2010 में गैस वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनिल अंबानी के पक्ष में न आने और रिलायंस पावर के शेयर्स के भाव गिरने से अनिल की राह मुश्किल होती गई। ऐसे हालात में अनिल के पास देसी और विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। बीते एक दशक में जहां बड़ा भाई कारोबार में आगे बढ़ता गया, छोटे भाई की कंपनियों पर कर्ज चढ़ता गया। फोर्ब्स के अनुसार बीते करीब 10 वर्षों से मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। अनिल अंबानी का डूबना कोई मामूली दुर्घटना नहीं। आज हालात ये हैं कि उनकी कुछ कंपनियों ने दिवालिया घोषित किए जाने की अर्जी लगा रखी है। कभी दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी रहे 61 साल के अनिल ने इसी साल फरवरी में कहा कि उनका नेटवर्थ 0 हो गया है। आर्थिक मामलों के विश्लेषक मानते हैं कि कुछ समय पहले तक शक्तिशाली और राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले कॉरपोरेट घराने भारी कर्ज होने पर भी भुगतान के लिए थोड़ी मोहलत ले लेते थे, लेकिन एनपीए अब एक राजनीतिक मामला बन चुका है। बैंकों की हालत वाकई बुरी है, साथ ही कानूनों में भी बदलाव आया है। अब देनदार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए कंपनियों को इंसॉल्वेंट घोषित करा के लेनदार को रकम चुकता करने के लिए अदालत में घसीट सकते हैं। यही वजह है कि अनिल अंबानी के पास अपनी कंपनियों को बेचने या दिवालिया घोषित करने के सिवा कोई और विकल्प नहीं रह गया है। रिलायंस घराने पर मशहूर किताब अंबानी वर्सेस अंबानी स्टॉर्म्स इन द सी विंड लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार आलम श्रीनिवास कहते हैं, एक दौर था जब दोनों भाइयों में ये साबित करने की होड़ थी कि धीरू भाई के सच्चे वारिस वही हैं, पर अब ये होड़ खत्म हो गई है और अनिल अपने बड़े भाई मुकेश से बहुत पीछे रह गए हैं। अनिल अंबानी अगर चमत्कारिक ढंग से नहीं उभरे तो दुर्भाग्यवश उन्हें भारत के कारोबारी इतिहास के सबसे नाकाम लोगों में गिना जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक दशक में 45 अरब डॉलर की दौलत का डूब जाना कोई मामूली दुर्घटना नहीं है। वे कहते हैं, बंटवारे की लड़ाई में दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर हर तरह के हमले किए। सरकार और मीडिया में कुछ समय तक दो खेमे हो गए, लेकिन धीरे धीरे मुकेश अंबानी ने मीडिया शासन तंत्र से जुड़े लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। इस लड़ाई में अनिल अंबानी ने कुछ नए दोस्त बनाए और दुश्मन भी। कुल मिलाकर ज्यादातर प्रभावशाली नेताओं, अफसरों और संपादकों ने अनिल के मुकाबले ज्यादा सौम्य और शांत मुकेश का साथ देने का फैसला किया और एक्सटर्नल एलिमेंट यानी अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों को प्रभावित करने का जो काम बंटवारे से पहले अनिल किया करते थे, वे उसमें कुछ खास कामयाब साबित नहीं हुए।